Order, order. Hello and welcome to Reporter Without Orders, a podcast where we talk about what made news, what did not, and what absolutely should not have. In today's podcast, we have two of our brilliant reporters, in-house reporters, Basant Kumar and Anmol Pritam. Both of them are currently on ground. Basant is in Haryana to cover the Haryana elections. And Anmol is in Jammu and Kashmir. Basically, he is in Jammu. He's covering the Jammu region of Jammu and Kashmir for these elections. तो मैं पहले बसंत के पास आना चाहता हूँ. बसंत, आप क्योंकि हरियाणा में हैं एंड हरियाणा का इलेक्शन अभी न्यूज़ में है, तो हरियाणा का आपको माहौल कैसा लग रहा है? मतलब हरियाणा में अभी इलेक्शंस का क्या चल रहा है, पॉलिटिकल डायनेमिक्स क्या क्या है, थोड़ा ब्रीफली बता पाए तो. देखिए, हरियाणा में जो चुनाव है अभी जोर पकड़ रहा है, क्योंकि अभी काफी समय बचे हुए हैं, 15-20 दिन है मतदान में. अभी मैं जहां हूं, मेरे पीछे मैं अभी हूं जिंद के जुलाना इलाके में, जहां से विनेश फोगाट चुनाव लड़ रही हैं, और उसके बाद से ये सीट काफी हॉट बना हुआ है. तो जहां मैं अभी हूं, पीछे विनेश आने वाली है. तो अगर यहाँ की बात करें तो ज्यादातर लोगों से बात हो रही तो वही कह रहे हैं कि विनेश का एक तरफा है, लेकिन फाइट एक तरफा नहीं है. जब आप और ज्यादा लोगों से बात करते हैं और ज्यादा घूमते हैं, फिर विनेश को एक तरीके से फायदा है. वो दिख रहा है जब हम महिलाओं से बात कर रहे हैं. हम अभी यहाँ पे कम से कम सैकड़ों की संख्या में महिलाएं हैं. मैं 2-3 से ऐसे बात कर रहा था कि आप लोग सिर्फ विनेश को देखने आई हैं या वोट भी करेंगी, तो उनका कहना था कि हमारी बेटी के साथ तो टेरिस में बहुत गलत हुआ और उसका हमें बदला लेना है. एक मैसेज जो लोगों के बीच विनेश को लेकर गया है कि विनेश के साथ ओलंपिक में गलत हुआ है, वो लोगों के बीच बात पहुंच चुकी है. विनेश भी मन से बात बार बार बोल रही है, इंटरव्यू में बोल रही है. जो कांग्रेस के लीडर है वो भी बोल रहे हैं, लड़की के लिए बढ़िया नहीं हुआ जियो, जो भी कुछ होया है हम वोट इसे ने देवांगे. ठीक है जी, हमारी बेटी है, माना दर्दरी आई है इसकी, तो इसका साथ खड़े हुए. हाँ, और हम इसका साथ थे, खड़े थे पहले भी, इसके साथ खड़े थे, आज भी इसके साथ खड़े. हाँ जी. तो क्या गलत हुआ विनेश के साथ आपको? बहुत सारा गलत होया जी, जितना भी होया है ये सारा गलत होया है जी. इसके साथ ये पापा खड़े होंगे तो साथ देवांगे. अपनी लड़की है, अपनी बेटी है, अपना जो भी कुछ है अपना है जी. सब चैंपियन थी जो उसको हराया और 3 कुश्तियां जीती. और जब कुछ लोगों को ये लगा अगर बेटी तो मेडल लेगी, 100% लेगी, उनको अपनी तकलीफ हुई. षड्यंत्र के तहत हमारी बेटी को डिस्क्वालीफाई किया गया. जब आपने 3 कुश्ती जीती बेटी, पूरा देश आपके लिए झूम रहा था, खुशी मना रहा था. लेकिन जब पता लगा कि वे डिस्क्वालीफाई कर दिया, कुछ लोगों ने 100 ग्राम वजन के उसमें इनको निकाल दिया बाहर, तो पूरा देश के आंसू थे, हर आदमी दुखी था. बाल कटा लिए, पानी अंदर से सूख गया और मौत की कगार पा गई, लेकिन इनका जोश कम नहीं होया. क्यों? क्योंकि इन्होंने हिंदुस्तान को गोल्ड मेडल दिलाना था. लेकिन ये तानाशाही सरकार, ये बीजेपी सरकार और इसके बैठे जो नुमाइंदे हैं, जो अदानी और अंबानी के लिए काम करते हैं, उन लोगों ने हमारी इस बहू के साथ, बेटी के साथ ऐसा अन्याय किया कि कहीं ये गोल्ड मेडल ना ले जाए. उसके लिए जो वहां पर उसके साथ जो काम कर रहे थे, उन कोचों के माध्यम से इनको पता नहीं क्या खिलाया क्या नहीं खिलाया. इनका 100 ग्राम वजन भी नहीं घटा, नहीं, वरना 100 ग्राम वजन तो 1 घंटा में तोड़ दी. और इसके अलावा मैं नूह में गया था. नूह का जो तीनों विधानसभा क्षेत्र है, वो उस पर कांग्रेस जीती थी पिछला चुनाव. इस बार भी कांग्रेस को फायदा है, लेकिन 2 सीटों पे, जैसे नूह में एक कैंडिडेट है जो इनेलो से लड़ रहे हैं, उनके पिताजी बीजेपी में हैं, पिताजी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं. पिछला चुनाव उन्होंने बीजेपी, इस बार इनेलो से चले गए. तो ये कहना कि एक तरफा है, क्योंकि कांग्रेस को लेकर एक फायदा दिख रहा है, लेकिन एक तरफा है वैसा नहीं है. बीजेपी भी काफी जमीन पे स्ट्रांग है, हालांकि जेजेपी का बुरा हाल है. और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जिस जगह पे मैं हूं, जेजेपी के 10 विधायक थे टोटल. दुष्यंत चौटाला, उनकी माता नैना चौटाला के अलावा 8 और विधायक. चुनाव से पहले उसमें से 7 जा चुके थे पार्टी छोड़ के. इकलौता विधायक जो परिवार के अलावा बचे थे वो यहीं के अमरजीत डांडा. और कल मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था, तो उनका कहना था कि मैं डिप्टी सीएम बनूंगा और दुष्यंत सीएम बनेंगे. हमारी जेजेपी इस बार जीत रही है 45 से ज्यादा सीटें. 45 से यहाँ का बहुमत का आंकड़ा 46. बीजेपी ने सोचा मैं तीसरी बार आ जाऊँ. कांग्रेस ने तो साल नहीं है जो इंतजार कर रहे नहीं. कांग्रेस वाले सोचा मैं आ जाए वहाँ, तो आओ तो जेजेपी की 100% आएगी. कितने सीट है?
46 पार जितने चाहिए मुख्यमंत्री दूसरे तो बनना, हमने डिप्टी सीएम बनना है। तो देखिए, जिस पार्टी को चुनावी पंडित कह रहे हैं कि उनका इस बार सुपड़ा साफ हो जाएगा, लोकसभा चुनाव में जो उनको मत वोट मिले थे वो उसने भी इंडिकेट किया था कि जेजेपी की स्थिति ठीक नहीं है। वो भी दावा कर रहे हैं कि मैं डिप्टी सीएम बनूंगा, दूसरे सीएम बनेंगे। तो अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ, चुनाव अब जोर पकड़ चुका है। तो वहाँ पे क्या क्या फैक्टर्स है? जैसे रेसलर प्रोटेस्ट के बारे में आपने बोला, रेसलर्स प्रोटेस्ट, जैसे कि विनेश फोगट वाला जो कैंडिडेचर है, जो पहलवानों के साथ जो भी इशू चल रहा है पिछले 1-2 साल से, उसके अलावा क्या क्या इशू आपको दिख रहा है कि जनता के बीच में बहुत डिस्कस्ड है? बिकॉज विधानसभा इलेक्शन में हम देखते हैं कि हमेशा लोकल इशूज़ बहुत उभर के आते हैं, स्टेट लेवल इशूज़। तो आपको रेसलर्स प्रोटेस्ट के अलावा क्या क्या इशूज़ वहाँ पे दिख रहा है अभी? देखिए, हरियाणा में रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि बिना खर्ची बिना पर्ची के उन्होंने लगभग 1,40,000 रोजगार दिए पिछले 10 सालों में। 10 सालों में आंकड़ा बेहद कम है, हर साल 14,000 नौकरियां मिलना। तो रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है, सबसे ज्यादा चर्चा रोजगार की हो रही है। लेकिन एक चीज और आप ध्यान देंगे तो हरियाणा में जो बड़ी सड़कें हैं वो तो ठीक ठाक है, जो हाईवे है, नेशनल हाईवे है। लेकिन जैसे आप गाँव की तरफ बढ़ेंगे ना, तो गांव की सड़कें बदहाल है। उसके बाद पानी, पीने की पानी की समस्या, जो मैं कल जुलाना में जो बीजेपी के कैंडिडेट है योगेश, उनके कार्यक्रम में गया था और उसको कवर कर रहा था। तो वहाँ योगेश ने कहा कि मैं यहाँ घूम रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि पानी की समस्या है, सड़क की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है। तो उस मंच, उनके सामने जो लोग खड़े थे उसमें से एक व्यक्ति खड़ा होकर हाथ उठा के बोला कि सबसे बड़ी समस्या पानी की है। तो प्राइमरी चीज होता है हरियाणा में, जो कि डेवलप स्टेट माना जाता है, वहां लोगों के पास नहीं पहुंच पाया है। तो मुद्दा है मुख्यतः सड़क, पानी, शिक्षा। मैं नूह में था, नूह में एक यूनिवर्सिटी नहीं है, जबकि नूह नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक शैक्षणिक मामले में सबसे पिछड़ा हुआ जिला है देश का, आर्थिक और शैक्षणिक मामले में। और वहां के लोग लंबे समय से एक यूनिवर्सिटी की मांग कर रहे नहीं है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, रोजगार, ये 5 बड़ी समस्या है। किसानी सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शासन में किसान आंदोलन हुआ है और लोगों का दावा है, किसान संगठनों का दावा है कि 700 के करीब किसानों की उसमें मौत हुई थी। उसके लिए जिम्मेदार लोग बीजेपी को बता रहे हैं। तो ये 5-7 बड़े मुद्दे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा जो लोगों से बात करके लग रहा है, लोग अब चेंज चाह रहे हैं, बदलाव। कह रहे हमने इनको 10 साल दिया, इन्होंने जो करना था किया, अब हम बदलाव चाहते हैं। लोग तुलना कह रहे हैं कि राजस्थान वाले हर साल अपना मुख्यमंत्री बदल देते हैं, तो उनका डेवलपमेंट देखो हमसे आगे निकल गए, देखो हमसे पीछे। तो बसंत जी, जैसे आप बोल रहे थे सड़क का मामला है, सड़क से लेके शिक्षा तक जो इतना इश्यूज है, आपका एक स्टोरी मुझे याद आ रहा है, आपने एक फरीदाबाद में स्मार्ट सिटी को लेके किया था। तो उसको बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी था, आपने एक वीडियो रिपोर्ट किया था डिटेल की कैसे फरीदाबाद स्मार्ट सिटी का क्या हाल है, मतलब बेसिकली हाउ इट फेल टू बिकम ए स्मार्ट सिटी डिस्पाइट स्पेंडिंग ए लॉट ऑफ मनी। तो आप थोड़ा उसके बारे में हमारे दर्शक, मतलब इफ़ यू टेल दिस टू आवर ऑडियंस देन इट वुड बी ग्रेट। मैं न्यूज लॉन्ड्री में काम करता हूँ, तो हम चुनाव के समय में सिर्फ लोगों से बात करना, नेताओं का इंटरव्यू करना नहीं करते। हम जो सरकारी वादे हैं उसका भी फैक्ट चेक करते हैं। तो साल 2016 में भारत सरकार ने जब स्मार्ट सिटी का पूरा कॉन्सेप्ट चलाया, तो हरियाणा से 2 जिले लिए गए थे, एक करनाल और दूसरा फरीदाबाद। तो हमने फरीदाबाद के दस्तावेज इकट्ठे किए, वो आरटीआई से थे, विधानसभा में सवाल जवाब से थे। तो हमें पता चला कि कुल 830 करोड़ के लगभग रुपए उन्हें मिले हैं और उसमें से 10 करोड़ छोड़ के सब खर्चा हो चुका है। हमारे पास वो काम थे जो स्मार्ट सिटी के तहत होने थे। हम उन कामों के 5-6 कामों को लेकर ग्राउंड पे गए, तो हमें पता चला कि वो तो कागजी काम है। एक जैसे मैं 2-3 उदाहरण देता हूँ। स्मार्ट सिटी पार्क बनना और उसमें बताया गया था कि स्पोर्ट्स की जगह होगी। स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पे मौजूद है कि स्मार्ट सिटी पार्क कैसा होगा और उसमें क्या क्या। और जो हमारे पास दस्तावेज थे उसके मुताबिक एक पार्क है विवेकानंद पार्क, उसमें 4 करोड़ रुपए खर्च करके उसको स्मार्ट पार्क बनाना था। जब हम उसमें गए तो नाले के रूप में तब्दील हुआ पड़ा है। उसमें एक विवेकानंद जी की मूर्ति लगा दी गई है और वो भी मूर्ति लगता है उपेक्षित तरीके से वहां पड़ी हुई है। तो ऐसे ही हमने फरीदाबाद में स्मार्ट सिटी के तहत जो दावे किए गए थे उसकी पड़ताल की, हमारी यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। उसमें जब हम फरीदाबाद में घूम रहे थे तो हमें सड़कें दिखी, जो स्मार्ट सिटी के सड़कों के बीच में नाला है और गड्ढा है, जो नाले वाला गड्ढा होता है, उस पर ढक्कन नहीं है। तो लोगों ने उससे बचने के लिए क्या किया है कि जो कूलर का बाहरी आवरण होता है वो रख दिया है कि कोई उसमें गिर ना जाए। लेकिन 2 सड़क हमें अच्छी दिखी।
एक का नाम है तिरंगा रोड, एक का नाम है 21B, सेक्टर 21B और डी से होकर गुजरता है। जब मैंने पता किया कि आखिर ये दो सड़क अच्छी क्यों है, बाकी तो बुरा हाल है, तो पता चला कि जो तिरंगा रोड है वो केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर के घर की तरफ जाता है, और जो सेक्टर 21B और डी का बीच का रोड है वो अभी हरियाणा सरकार के राज्य मंत्री है, शिक्षा राज्य मंत्री सीमा त्रिखा, उनके घर की तरफ जाता है। तो इस तरीके से नेताओं ने, अच्छा एक चीज इंटरेस्टिंग ये है कि पूरा फरीदाबाद स्मार्ट सिटी नहीं है। ओके। जो नेता है जो थोड़े पावरफुल है वो अपने अपने हिसाब से स्मार्ट सिटी का इलाका चुन लिए है जहां जहां उनका घर है, और उधर ही डेवलपमेंट का काम हुआ है जो थोड़ा बहुत हुआ है। तो आप स्टोरी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कागज पे तो कुछ और हुआ, कागज पे तो बहुत कुछ हुआ, जमीन पे कुछ नहीं दिख रहा। आपसे और एक इंटरेस्टिंग चीज जानना है, क्योंकि अभी दिल्ली में बहुत सरसा चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल जब से जेल से बेल मिल गया है तो तब से उनका आम आदमी पार्टी का हरियाणा में क्या रोल होगा, मतलब उनका आपको क्या देख रहा है? इज इट ए बिग फोर्स देयर, और उनका कोई स्कोप है या नहीं है? अभी तक का जो मेरा 5-6 दिन का तजुर्बा रहा है उसमें मुझे साफ साफ दिख रहा है कि फाइट बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। कहीं कहीं जहां किसी पार्टी के कैंडिडेट अच्छे हैं वो फाइट कर रहे हैं, वो फाइट में है, वो कैंडिडेट, पार्टी नहीं, कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। उसके अलावा तीसरी पार्टी इनेलो है, अच्छा, जो थोड़ा बहुत फाइट में है। मुख्यतः दो पार्टियों के बीच चुनाव हो रहा है जो अब तक मैं ऑब्जर्व कर पाया हूँ। आम आदमी पार्टी की उतनी उपस्थिति नहीं है, और जहां तक मैं दिल्ली में के जर्नलिस्टों से बात कर रहा था परसों जब ये घोषणा हुई कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे, तो उनका कहना था कि अब अरविंद केजरीवाल का फोकस नेशनल पॉलिटिक्स में होगा और दिल्ली बेस्ड होगा। वो दिल्ली में फिर से जो 25 में चुनाव होने फरवरी महीने में, उसमें उनको खुद को साबित करना है कि दिल्ली को, उनका खुद दावा है कि हमको, मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट करना, पर वो कोशिश तो करेंगे ईमानदार साबित होने की। तो उनका फोकस अभी दिल्ली रहेगा। लेकिन हरियाणा में आम आदमी पार्टी कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। बहुत कम लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं। इस पर कांग्रेस की चर्चा ज्यादा है, बीजेपी है क्योंकि बीजेपी सत्ताधारी दल है, तो कांग्रेस उतना ज्यादा डेंट नहीं कर पाएगी जो अभी तक का सिचुएशन है। मैं एक लास्ट सवाल बसंत और अनमोल दोनों से ही करना चाहता हूं कि जैसे लोकसभा चुनाव में हम लोग अलग अलग जगह में थे, आप लोग भी थे, मैं भी थे, एक बड़ा हम लोग को एक प्रॉब्लम फेस हो रहा था कि लोग खुल के नहीं बताते हैं, क्योंकि बहुत जगह में, इसलिए हमको बहुत सारी चीज़ें समझ में भी नहीं आया। कहीं पे लगा कि ये बीजेपी एज में है, लेकिन बाद में रिजल्ट में देख रहे हैं कांग्रेस जीत रहा है वहाँ से। तो ये जो माहौल था कि लोग खुल के नहीं बता रहे थे, इस बार विधानसभा में आपको जम्मू में, या बसंत कुमार आपने तो लोकसभा में भी हरियाणा में गए थे, तो इस बार क्या डिफरेंस है या सेम है? मतलब प्रॉपर हरियाणा की बात करूं अगर मैं, तो यहाँ के लोग अपनी बात कहने में बड़ा हिचकते नहीं है। अब एक जगह पे 10-12 लोग बैठे हुए थे, पत्ता खेल रहे थे, तो मैं सोचा चलो थोड़ा माहौल जानते हैं, बात करते हैं। इसमें से 3-4 लोग थे, उन्होंने पूछा क्या मुद्दे हैं, तो उन्होंने मुद्दे बता दिए। मैंने बोला इस पर चुनाव में क्या होता है, उनका सीधा कहना था हम तो विनेश फोगाट को देंगे, अच्छा, कांग्रेस को देंगे, या कोई होता है बीजेपी को देंगे। यहाँ के लोग बड़ा वो है, अपनी बात कहने में साफ वो ही रखते हैं और अपनी बात कह देते हैं सीधे सीधे तौर पर। अनमोल, क्योंकि आप पिछले एक हफ्ते से, जैसे हम बसंत भाई से बात कर रहे थे हरियाणा की स्थिति के ऊपर, और उन्होंने भी बहुत सारे बातें बोले, और हमने पूछा था उनसे कि जनता से कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि लोकसभा के दौरान आप भी थे ग्राउंड में, हम भी थे, हमको एक सबको एक प्रॉब्लम हो रहा था कि लोग खुल के नहीं बता रहे थे। क्योंकि मैं एटलीस्ट मैं बंगाल और असम में जब लोगों से बात कर रहा था, ये थोड़ा एक प्रॉब्लम हमें फेस हुआ था। तो आप अभी जम्मू में है और विधानसभा का फर्स्ट इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन हो रहा है आफ्टर 370 वाज एब्रोगेटेड, तो अभी वहाँ पे लोग क्या खुल के बात कर रहे हैं या कैसा है माहौल, क्या है जम्मू में? मैं जम्मू के डोडा डिस्ट्रिक्ट में था। डोडा चिनाब वैली रीजन में आता है, और आप सबको पता होगा जो भी लोग न्यूज देखते हैं कि 370 हटने के बाद जम्मू एंड कश्मीर से जो कश्मीर रीजन है वो स्टेबल हुआ थोड़ा, लेकिन जो मिलिटेंट अटैक था वो जम्मू के इस डोडा रीजन में बढ़ गया, चिनाब वैली रीजन में बढ़ गया, और वो काफी ज्यादा फ्रिक्वेंटली भी हुआ पिछले मतलब रिसेंट ईयर्स में इस एरिया में, डोडा सहित उसके आसपास के जिलों में। तो उसका असर ये है कि लोग बहुत सारी चीजों पर आपसे बात नहीं करना पसंद करते। अच्छा, खासकर मिलिटेंसी जैसी चीज पे ये चीज आप किसी के सामने डिस्कस नहीं कर सकते, बिकॉज उन्हें लगता है कि अगर ये बात आप डिस्कस कर रहे हैं, आपके जुबान से ये वर्ड भी निकल रहा है मिलिटेंट या मिलिटेंसी, तो आपकी इंक्वायरी हो सकती है,
आपको सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा इंटरोगेशन किया जा सकता है। तो ये जो मिलिटेंसी वर्ड है, चाहे मैं एज ए जर्नलिस्ट इस्तेमाल करूं या वहां का कोई लोकल इस्तेमाल करे, तो इस वर्ड को लेकर लोग सावधान हैं, सचेत हैं। इवन मैंने 1-2 लोगों से 4 लोगों से जब पूछने की कोशिश की अलग अलग एरियाज में, तो लोगों ने बस यही कहा कि इस बारे में कोई बात मत कीजिए। अच्छा। आपको भी सिक्योरिटी फोर्सेस आपको भी यहाँ से उठा सकती हैं और आपसे पूछताछ कर सकती हैं। तो उस बारे में एकदम कंप्लीट साइलेंट था, ना कोई कैंडिडेट बात कर रहा था, ना कोई और आम लोग बात कर रहे थे। कुछ लोग बात किए जिनको हमने अपनी स्टोरी में डाला है, पर मोस्टली लोग इस पर बात नहीं कर रहे थे। अब रही बात माहौल की, माहौल क्या है? देखिए, क्योंकि 10 साल बाद चुनाव हो रहा है और इन 10 सालों में बहुत कुछ बदल गया कश्मीर में। जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड चला गया, 370 हट गया, 35 से हट गया, मिलिटेंट एक्टिविटी घाटी से शिफ्ट होकर इधर आ गई चनाब वैली रीजन में। तो इन सब बदलावों के बाद अब जब चुनाव हो रहा है, चुनाव में लोग बहुत ही ज्यादा एनर्जी के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा। इसलिए हमने जब मैं यहाँ आया तो मेरे भी दिमाग में यही सवाल था, पहला सवाल, कि चुनाव हो कैसा रहा और लोग रिस्पॉन्स कैसे कर रहे हैं इस चुनाव को लेकर। तो वो देखने को मिली। वो मतलब लोग पहाड़ों पे जाके कैंपेन कर रहे हैं, जो कैंडिडेट हैं 20-20 किलोमीटर दूर जाकर, फिर वहां से फिर गाड़ियां नहीं जा सकती तो 2-3 किलोमीटर ट्रैक भी करते हैं, फिर वहां चढ़ते हैं, उनके साथ सिक्योरिटी फोर्सेज हैं। इसके बावजूद लोगों में एनर्जी है, लोग घरों से निकल रहे हैं, चाहे वो रैलियों में आना हो, रोड शो में आना हो, कैंपेनिंग में आना हो, लोग एकदम खुल के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने लोकसभा इलेक्शन में देखा था, करीब 58.46% वोटिंग हुई थी जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि आफ्टर 35 ईयर्स ऐसा रिकॉर्ड बना था। तो इस असेंबली इलेक्शन में भी ऐसा लग रहा है कि अब जम्मू कश्मीर एक बड़ा मैसेज देना चाहता है और वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए देना चाहता है। तो ऑफ कोर्स लोग मिलिटेंसी और बाकी चीजों के अलावा जो इससे रिलेटेड चीजें उस पर तो खामोशी बरत रहे हैं, लेकिन बाकी मुद्दों पर वो बात कर रहे हैं और इस इलेक्शन को लेकर वो काफी वेलकमिंग मोड में हैं, एक्साइटेड हैं। तो लेकिन जैसे यहाँ पे भी सुनते हैं या जितना पढ़ते हैं जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स के ऊपर, एक बार हमें हमेशा मतलब बोला जाता है कि पॉलिटिक्स इन कश्मीर इज डिफरेंट फ्रॉम पॉलिटिक्स इन जम्मू। तो आप क्योंकि जम्मू रीजन में हैं, तो इफ आई आस्क यू टू एक्सप्लेन द सेम, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम कश्मीर? अगर मोटे तौर पर बोला जाए एक लाइन में ये बात, तो देखिए, जो रीजनल पार्टियां हैं जम्मू एंड कश्मीर की, उनका जो प्रभाव है वह कश्मीर रीजन में है और बीजेपी का जो प्रभाव है वो जम्मू रीजन में है। इसमें एक दूसरा फैक्टर ये भी है कि पॉपुलेशन, रिलीजियस बेसिस पे जो पॉपुलेशन का डिवाइड है, वो जम्मू जो रीजन है उधर हिंदू ज्यादा हैं और जो वैली रीजन है उधर मुस्लिम ज्यादा हैं। तो ये तो एकदम मोटे तौर पर देखा जाता है। लेकिन ओवर द इशू भी डिवाइड एक फील हुआ हमें जम्मू में, डोडा में खास करके, कि कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो कॉमन हैं, वो मतलब पूरी पॉपुलेशन के लिए मैटर करता है। जैसे एक बहुत इधर का एक सेंटिमेंट है चिनाब वैली का, वो एक रीजनल सेंटिमेंट है कि यहाँ की जो भी रिसोर्सेज हैं या यहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट का काम हो रहा है, चाहे वो पुल बन रहा हो, सड़कें बन रही हो या बाकी जितने काम हो रहे हैं, उनका ये कहना है कि इन सारी चीजों में जो काम है, चाहे वो मजदूरी का हो, ठेकेदारी का हो या बाकी चीजों का हो, उसमें प्रेफर किया जाए जम्मू कश्मीर के लोगों को, क्योंकि इधर जो डेवलपमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनमें यहाँ के लोगों को काम नहीं मिलता है, इवन मजदूरों को भी वहाँ काम नहीं मिलता। तो ये बोथ ऑफ द कम्युनिटी में ये चीज है। दूसरी चीज है बेरोजगारी को लेकर भी इधर लोग परेशान हैं और ये चीज हमारी स्टोरी में भी निकल के आई है कि बीजेपी के जब कैंडिडेट ग्राउंड पर जा रहे हैं और कैंपेन कर रहे हैं तो उनके सामने लोग इस चीज को लेकर नाराजगी जता रहे हैं और उनको साफ तौर पर ये बात बोल रहे हैं। इसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे वीडियो रिपोर्ट में है। बेरोजगार नौजवान जो हमारे इस वक्त ठेला लगाने पर मजबूर है, इस वक्त वो कुछ भी कर सकते, खुदकुशी भी कर सकते, क्यों? वो बेकार है। अब उनके लिए आपको सोचना, कोई भी प्रोजेक्ट आता है, हमारा जवान क्यों नहीं लग रहा? क्या कमी है हमारे जवान में?
कुछ ड्राइवर भी हैं, मजदूर भी हैं, मारतोड़ी भी हैं, बिजनेस करने वाले भी हैं, तो क्यों बाहर से जवान मंगाया जा रहा है? ना हमारा जवान रोड में लग रहा है, ना हमारा जवान टेंडर में लग रहा है। क्या बात है, क्या वजह है? मैं तो नहीं लगूंगा, लेकिन जवान के लिए बात करनी। तो ये है बेरोजगारी और जो एक रीजनल सेंटिमेंट है कि यहाँ के रिसोर्सेज और सारी चीजों पे यहाँ के स्थानीय लोगों का पहला राइट होना चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसे इश्यूज भी हैं जिन पर हमें रिलीजियस डिवीजन साफ तौर पर देखने को मिलता है। ये वो इसमें है हम आएंगे 370। क्योंकि आपकी स्टोरी में ये चीज अपने एक बढ़िया से आपने आपकी स्टोरी में भी आया है, जो डोडा से आपने स्टोरी किया है उसमें आपने बोला है बढ़िया, मतलब आपने एक्सप्लेन किया है कि कैसे कम्युनल डिवाइड है पॉलिटिकल इश्यूज में। तो उससे आने से पहले मैं आपको एक बात जानना चाहता हूँ, जैसे कि पहले सवाल से ही रिलेटेड है कि 370 स्टेटहुड, ये जो इश्यूज है, ये इश्यूज जम्मू में किस तरीके से प्ले आउट कर रहा है इलेक्शंस के दौरान? देखिए 370 को लेकर अभी राजौरी में 2-3 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह की रैली हुई थी। तो उन्होंने ये बात बहुत अपने स्पीच में कहा था कि यह चुनाव जो है वह 370 हटाने वाले और 300 वापस लाने वालों के बीच है। एनसी ने वादा किया है कि आप अगर सरकार बनाएंगे वो तो धारा 370 को वापस लाएंगे। मैं आज यहां पर किश्तवाड़ की बलिदान की भूमि पर कहकर जाता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी है दुनिया की कोई ताकत धारा 370 वापस नहीं ला सकती। ये चुनाव जो है ये धारा 370 हटाने वाले और धारा 370 को वापस लाने वालों के बीच में। हाँ, एनसी और पीडीपी जैसी जो यहाँ की रीजनल दिग्गज पार्टियां हैं, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये बात कही है कि वो 370 वापस लाएंगे। अच्छा। तो उसको लेकर बीजेपी का स्टैंड ये है कि उसका नैरेटिव ये है। अब चूंकि 370 एक मुद्दा है, लोगों के लिए मैटर करता है, इसलिए रीजनल पार्टियां उसको मुद्दा बना रही हैं। अगर ये मुद्दा नहीं होता तो शायद पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने मैनिफेस्टो में ये चीज नहीं डालती। उनको पता है इस चीज से वोट आएगा और लोगों के मन में इस बात को लेकर सेंटिमेंट है कि 370 को, जैसे जब आप मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से बात करेंगे जम्मू में, खासकर जहां मैं था डोडा में, तो उनका ये कहना है कि ये हमारी पहचान है, ये हमारी आइडेंटिटी थी और ये हमें प्रोटेक्ट करती थी बहुत सारी चीजों से, हमारे कल्चर को प्रोटेक्ट करती थी, हमारे रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करती थी, हमें बहुत सारी चीजों को प्रोटेक्ट करती थी। 370 हमारा एक अपना स्टेटस है। ये तो आप मुद्दा इसको कैसे कह सकते हैं? हमारा स्पेशल स्टेटस को मुद्दा आप कैसे कह सकते हैं? ये तो हमारी पहचान पत्र है। ये कौन सी बात आप कह रहे हैं? पहचान जिसकी हो, हमारी पहचान हो, और उसको हम जो है उसको वो तो मुद्दा ही नहीं है, वो तो पहचान है हमारी, वो तो हमारी शान थी। ये कोई हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं था 370। ये यहाँ के लोगों का एक जो उनके पास जरिया था, जरिया माश जिंदगी का था, उसको बचाने का एक जरिया था कि 370 से वो जो है बिखर ना जाए, वो सिर्फ यहाँ के लोगों का उसका हक मिले, इसीलिए 370 हमें दिया गया था। ये जो डिस्ट्रिक्ट डोडा है, यहाँ पे टेररिज्म ऑलमोस्ट 12-13 साल पहले ख़त्म हो चुका है और आज फिर से रिवाइव हो गया। आपने देखा कुछ दिन पहले रिवाइव हो गया। ये कैसे रिवाइव हो गया? 370 का टेररिज्म से कोई लेना देना नहीं है। क्या 370 हमें रोक रही है? भाई फौज को रोक रही है क्या 370? नहीं रोक रही है। 370 का अनएम्प्लॉयमेंट के साथ कोई लेना देना नहीं था। इनने जस्ट एक टूल इस्तेमाल किया इलेक्शन जीतने के लिए। अगर वहीं दूसरी तरफ हिंदू कम्युनिटी से बात करो तो वो इसको पास्ट की बात बताते हैं और कहते हैं कि ये मुद्दा नहीं है। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि 370 हटने से हिंदू भी नाराज है, कैसा है? नहीं, कोई नाराज नहीं, हिंदू नाराज नहीं है कोई। नहीं, ये सब लोगों को 370 से फर्क नहीं है। नहीं, ठीक है 370 दफा टूटा तो सब ठीक ही है। तो उसके बाद और आज़ादी मिली है सबको। आज पूरा जम्मू कश्मीर स्वीकार कर रहा है कि इसके हटने से यहाँ पर शांति बहाल हुई है। यहाँ का जो है, अभी आप देखें जम्मू कश्मीर में करोड़ों के हिसाब से हमारे वैली श्रीनगर में जो है टूरिस्ट आ रहे हैं, शांति बहाल हुई, पत्थरबाजी खत्म हुई। लेकिन इसके ऊपर जो भी कोई अगर बात करता है तो ये वो ऐतिहासिक जो हमारे सियासी लीडर पुराने हैं वो इस पर ज़रूर चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ की पूरी जनता जो है अमन और शांति चाहती है। लेकिन जब स्टेटहुड का सवाल आता है
कि जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाया जाना चाहिए कि नहीं, तो इस पर दोनों कम्युनिटी एक हो जाती है स्टेटहुड पर। अच्छा, हाँ, स्टेटहुड सब चाहते हैं। इसलिए जब प्रधानमंत्री 14 सितंबर को डोडा में रैली कर रहे थे तो उन्होंने ये बात कही कि अगर जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार बनती है तो हम स्टेटहुड वापस लाएंगे। भाजपा की प्राथमिकता है आपके हर अधिकार की रक्षा की गारंटी मोदी ने दी है। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का काम भी भाजपा सरकार ही करेगी। 40 साल बाद किसी प्रधानमंत्री की रैली इस रीजन में होती है और उसमें ये बात वह प्रमुखता से बोलते हैं, इसका मतलब उनको पता है कि उनके वोटर जो हैं, जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, वो भी स्टेटहुड चाहते हैं, इसलिए इस मुद्दे को वो बोलते हैं। लेकिन हाँ, स्टेटहुड का ही इशू हो तो जो लोग बीजेपी से स्टेटहुड चाहते हैं वो बीजेपी को वोट करेंगे और जो लोग रीजनल पार्टी से स्टेटहुड चाहते हैं वो रीजनल पार्टी को वोट करेंगे। इट्स नॉट समथिंग कि स्टेटहुड को लेकर किसी एक पार्टी को ही वोट जाएगा। तो ऐसा जैसे आपने बोला कि देयर इज ए कम्युनल डिवाइड ऑन ऑल द बिग पॉलिटिकल इश्यूज, बट देयर आर सम इश्यूज लाइक जहाँ पे रीजनल सेंटिमेंट कॉमन हो जाता है, जैसे कि स्टेटहुड के बारे में बोला। तो और क्या क्या ऐसे रीजनल आपको इश्यूज दिखा, आपने ऑब्जर्व किया, जिसमें देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम ये जो कम्युनल डिवाइड है वो नहीं रह के सब लोग मतलब अपनी एक कॉमन रीजनल सेंटिमेंट पे एक हो जाते हैं? ऐसा क्या क्या आपने ऑब्जर्व किया वहाँ पे? देखिए, ऑन द ग्राउंड आपको ऐसा नहीं दिखेगा, ना कोई आपको डिस्क्रिमिनेशन दिखेगा, है ना कोई जो सोशल बिहेवियर है लोगों का उसमें आपको कहीं नहीं दिखेगा हिंदू मुस्लिम या कोई सी। लेकिन जैसे ही वोट की बात आएगी वहां सबकी लाइन क्लियर है, ठीक है। और यहाँ के एक लोकल कैंडिडेट हैं आम आदमी पार्टी के, डोडा से महराज मलिक। हाँ, आपने उनको भी बहुत अपनी स्टोरी पे फोकस किया, मतलब क्या वजह है, एक ही कैंडिडेट है आम आदमी पार्टी के वहाँ पे, और वो क्यों स्टैंड आउट कर रहे हैं, आपने क्यों उस पे इतना फोकस किया अपनी स्टोरी में? जो इस तरह के जो स्टेट होते हैं, आपको पता है जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट रहता है वहाँ एक रीजनल सेंटिमेंट ऑटोमेटिक लोगों के अंदर डेवलप हो जाता है एक। तो वो जो रीजनल सेंटिमेंट है उस सेंटिमेंट को पकड़ के महराज मलिक यहाँ पर एक बहुत मतलब अच्छा खासा उन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लिया है यूथ के बीच। उनकी स्पीच जो होती है वो सबसे ज्यादा दमदार तरीके से, अगर कोई लीडर उस डोडा में बोल रहा है कि यहाँ के रिसोर्सेज पर सबसे पहला राइट हमारा है, जो ये बोल रहा है कि यहाँ से जो बिजली सप्लाई की जा रही है अलग अलग स्टेट में उस पे पहला राइट हमारा है, हमें क्योंकि हम बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ के लोगों को इलेक्ट्रिसिटी फ्री होनी चाहिए। हमारे यहाँ से पानी बाकी जगहों पे जा रहा है तो हमारे यहाँ पानी की सप्लाई फ्री होनी चाहिए, इसमें भी पॉलिटिक्स होता है, स्कूल सही होने चाहिए। हाँ, इट्स मतलब उस चीज को लेकर एक जो यूथ को लेकर साथ में, चाहे वो करप्शन के इश्यूज हो, वो लगातार यहाँ जो प्रोजेक्ट हुए हैं उन सारे प्रोजेक्ट को कई बार उन्होंने प्रदर्शन किया है। वो डीडीसी मेंबर भी, डीडीसी का चुनाव जीत चुके हैं वो, इसके पहले जो हुआ था। तो डीडीसी चुनाव जीतने के बाद उनके कंट्रोल में जितनी चीजें थी उनको लेकर उन्होंने अच्छा काम किया। तो वो एक सैंपल साइज भी है महराज मलिक के पास दिखाने के लिए लोगों के पास कि मेरे पास इतनी पावर थी तो मैंने इतना किया, अगर मुझे और ज्यादा पावर मिलती है तो मैं कितना और कर सकता हूँ। तो ऑफ कोर्स महराज मलिक एक ट्रम्प कार्ड है, एक वाइल्ड कार्ड एंट्री है इस इलेक्शन में, और रूरल एरिया में उनकी पकड़ है। अब ये मतलब आप सोचिए कि 16 तारीख को महराज मलिक की भी एक रैली हुई है डोडा में, एक स्टेडियम है, वहां प्रधानमंत्री की भी रैली हुई थी, और जितनी भीड़ प्रधानमंत्री की रैली में आई थी उतनी भीड़ महराज मलिक की रैली में आई थी, जबकि उसमें कोई बहुत बड़े आम आदमी पार्टी के लीडर भी नहीं गए थे। संजय सिंह गए थे, बहुत मतलब अरविंद केजरीवाल की सुप्रीमो के लिए, आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो की रैली नहीं थी, लेकिन फिर भी वो क्राउड पुल करने में स्टेडियम तक काफी हद तक कामयाब रहे। अब ये वोट में कैसे कन्वर्ट होता है ये देखने वाली बात होगी। और रीजनल इशू के साथ साथ महराज मलिक जो स्टेटहुड के सवाल हैं उन पर भी वो बहुत ही दम से बोलते हैं, और प्रधानमंत्री के स्पीच के बाद उन्होंने बहुत कड़ा रिएक्शन दिया था। उन्होंने कहा था कि मतलब
ये कौन सी बात होती है कि आपकी सरकार बनेगी तब आप स्टेटहुड देंगे? अगर वो इसको समझते हैं ये मुल्क का एक हिस्सा है, यहाँ के लोग हैं, तो स्टेटहुड देने से उसको अभी दिक्कत क्या है? तो क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप डरा कर वोट लेना चाहते हो और भाजपा की सरकार देखना चाहते हो फिर बनाएंगे, ये कतन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मोदी को एक पैगाम भेजा दो कि तो नहीं, अगर मुल्क एक है तो नहीं चलेगा। उसे अभी भी अहंकार है, कहा हमारी सरकार आएगी स्टेटहुड आएगा, क्यों? हम छीन के लेंगे, हमारा हक है। तो एक अच्छा खासा पकड़ है महराज मलिक का, और नॉट बिकॉज ऑफ कि वो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं, बिकॉज ऑफ कि उनकी पॉलिटिक्स ऐसी है। वो इंडिपेंडेंट भी होती तो भी उनका ऐसा ही हवा होता, क्योंकि आम आदमी पार्टी को लेकर कोई महराज मलिक को नहीं पहचानता। महराज मलिक का सिंबल है आम आदमी पार्टी, इसलिए लोग आम आदमी पार्टी को जानते हैं। दैट्स द फैक्ट। तो ओवरऑल जम्मू में फाइट किस किस के बीच में होने का आपको संभावना दिख रहा है? मतलब इट इज बिटवीन एनसी कांग्रेस अलायंस वर्सेस बीजेपी और पीडीपी वर्सेस बीजेपी और कांग्रेस? ओवरऑल जम्मू में एनसी कांग्रेस अलायंस वर्सेस बीजेपी, दैट्स ऑल। तो आप अपनी नेक्स्ट स्टोरी कहाँ से कर रहे हैं अनमोल, जिसके लिए आई थिंक दिस वीक दैट स्टोरी विल बी आउट? अगली स्टोरी के लिए मैं रजौरी जा रहा हूँ, और ये फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री हो रहा है कि ट्राइबल्स के लिए सीटें रिजर्व की गई हैं। अच्छा। और वहां पर काफी पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस हुए हैं इन रिजर्व सीटों की वजह से, क्योंकि हाल ही में बीजेपी ने एक बड़ा ट्रम्प कार्ड खेला कि उन्होंने पहाड़ी मुस्लिम्स को इसमें एसटी कैटेगरी में जगह दे दी। और कैंडिडेट भी उतारे हैं, इवन पीडीपी के जो बड़े दिग्गज नेता थे वो अभी बीजेपी के टिकट पे लड़ रहे हैं। तो इट्स काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग है कि हाउ बीजेपी इस बड़े चंग को, पहाड़ी मुस्लिम और गुर्जर को साथ में लेकर चलने की कोशिश कर रही है, जबकि गुर्जर इस बात का विरोध कर रहे थे कि पहाड़ी मुस्लिम्स को एसटी लिस्ट में नहीं लाना चाहिए, जबकि पारंपरिक तौर पर उन्होंने वोट बीजेपी को दिया था। फिर उसके बाद ये जो डायनेमिक्स चेंज हो रहा है और कैसे वहां की पॉलिटिकल चीजें बदल रही हैं, और बीजेपी या फिर बाकी की पार्टियां वहां पे फाइट कर रही है। एनसी कांग्रेस जो अलायंस है, वह जिन मुद्दों पर वो कश्मीर में लड़ रहे हैं उसी मुद्दे पर वो जम्मू में भी लड़ रहे हैं, उस रजौरी एरिया में भी उन्हीं मुद्दों पर लड़ रहे हैं। लेकिन बीजेपी इज डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा। तो वो कैसे बेनिफिट करने वाला है बीजेपी को, या फिर वो लॉस करने वाला है, वो देखेंगे किसको फायदा होता है किसको लॉस, अब तो वहां पहुंच के ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, वहाँ की स्टोरी इंटरेस्टिंग है। आई थिंक कि मुझे लगा कि ये कवर किया जाना चाहिए, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ। बढ़िया अनमोल, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट स्टोरी फ्रॉम रजौरी। तो अभी पॉडकास्ट खत्म करने से पहले आपसे हम जानना चाहते हैं आपका रिकमेंडेशन क्या है? आप कुछ पढ़ रहे हैं ड्यूरिंग लाइक यू नो दिस हेक्टिक शेड्यूल ऑफ कवरिंग इलेक्शन? मुझे किसी ने सजेस्ट किया था एक गाना, तो मैंने वो सुना था। तो मैं चाहता हूँ कि बाकी लोग भी तो थोड़ा गुनगुना दीजिए, और ताकि पॉडकास्ट में सब लोग एंजॉय भी कर ले। गुनगुना नहीं पाऊंगा वो। ये गाना डिफरेंट है। ये गाना है सिंपैथी बाय रेयर बर्ड। अच्छा। आप इसको जरूर सुने अगर कोई सुनना चाहता है तो। कहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे अवेलेबल है? आपने सुना होगा तो स्पॉटिफाई पे सुन सकते हैं आप, सिंपैथी बाय रेयर बर्ड। और इसका जो फ्लेवर है वो थोड़ा ऑर्केस्ट्रियल फ्लेवर है। मैं चूंकि चुनाव में हूँ तो बहुत कम पढ़ पा रहा हूँ या सिनेमा देख पा रहा हूँ, पर मेरी जो स्टोरी है स्मार्ट सिटी पे, क्योंकि मैंने बहुत उस पर मेहनत की है, काफी समय लगा दस्तावेज इकट्ठा करने में, फिर ग्राउंड से जाके रियलिटी चेक करने में, तो मैं गुजारिश करूंगा कि मेरी स्टोरी स्मार्ट सिटी एक बार आप लोग जरूर देखें, और ये बताएगा कि बाकी स्मार्ट सिटी में कितना डेवलपमेंट हुआ। तो मेरा भी इस वीक का रिकमेंडेशन है। एक्चुअली मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, बट आई एम स्टिल रीडिंग दिस बुक कॉल्ड बट आई एम वन ऑफ यू, Northeast India and Struggle to Belong. It is edited by Samrat Chaudhary and Preeti Gill. It is, I think, around 18 articles by some of the prominent writers from Northeast, including Patricia Mukhim, Abhishek Saha, Sangeeta Barua Pisotri also, Indira Leisram, and a lot of writers from Northeast. So I think I believe it is a very interesting book. So I would like to recommend this book. With this podcast is adjourned. Journalism at News Laundry is powered by the public, because when the public pays, the public is served. Visit newslaundry.com/subscription and pick a payment plan of your choice. Pay to keep news free and independent. Your future, and indeed the future of democracy, depends on it.